नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सबसे बड़ा अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनावों की। दरअसल धारा 377 के हटने के बाद कश्मीर में ये पहली चुनावी परीक्षा थी जो शांतिपूर्ण तरीके से पूरी होने जा रही है। 280 सीटों पर हुए चुनावों की मतगणना लगातार जारी है। नतीजों में और रुझानों में गुपकार अलायंस बड़ी जीत की ओर अग्रसर नजर आ रहा है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। बड़ी तादाद में निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत रहे हैं। केंद्र ने अक्टूबर में पंचायती राज एक्ट में बदलाव किया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी के चुनाव हुए, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, जो कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा कि डीडीसी नतीजों के बाद सूबे में कितनी बदलेगी सियासी फिजा। और डीडीसी चुनावों के इन रुझानों के बाद, इन नतीजों के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि घाटी में गुपकार गठबंधन कितना कामयाब है। जम्मू में बीजेपी की बढ़त जो दिखाई दे रही है, इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या मतलब निकाले जाए, अहम सवाल है। यही नहीं, क्या घाटी में अलगाव की जो राजनीति अब तक होती आई थी, अब वो फेल होती दिखाई दे रही है। यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता उसे अस्वीकार कर रही है, यह भी अहम सवाल। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम अपने खास मेहमानों से लेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल इस समय जुड़ा हुआ है, उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। कश्मीर एक्सपर्ट अमित रैना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी प्रवक्ता शबनम पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। एहसान उल हक खुर्रम नेता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा की शुरुआत शबनम जी आपके साथ। जिस तरह से आपकी पार्टी की तरफ से बार बार दावा किया गया कि डल में इस बार कमल खिलाएंगे, क्या लगता है आपको कमल खिला पाए? अगर हाँ तो किस हद तक? फिलहाल ये जो रुझानों के जरिए आंकड़े नजर आ रहे हैं, कितने उत्साहवर्धक आप लोगों के लिए? और यहां पर आप एक बात मानेंगी कि जिस तरीके से गुपकार गठबंधन तेजी के साथ आपसे लगभग डबल सीट्स पर आगे है, क्या कहीं ना कहीं कुछ कमी आप लोगों की तरफ से रह गई? ये दो सवाल जल्दी से एक एक करके जवाब दीजिएगा। शबनम पांडे। शिल्पा जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीति करती है तो वो देश हित के लिए करती है, देश के विकास के लिए, देश की एकजुटता के लिए। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने के बाद जिस तरीके से बहुत से हमारे विरोधी उस पर आवाज उठा रहे थे, और खासकर कश्मीर घाटी में जिस तरीके से कुछ नेतागण, वहां के स्थानीय नेतागण जिस तरीके की बातें कर रहे थे, चीन तक का समर्थन लेने की बात कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं इस बात को एक तरीके से स्थापित कर दिया गया है कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्थापित कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। और चाहे कोई कितना भी विरोध करे, लेकिन जिस तरीके से डीडीसी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से बगैर हिंसा के, और उस स्थान पर जहां रोज गोलियां चलती थी, पत्थर चलते थे, और कभी हम सपने में नहीं सोच सकते थे कि कश्मीर घाटी में शांतिपूर्ण चुनाव हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके लिए वहां की जमहूरियत को भी धन्यवाद करते हैं। और हार जीत से ज्यादा बड़ी है कि हमारे देश का लोकतंत्र शबनम जी इस बात हमेशा के साथ है। वाकई में शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरीके से डीडीसी ये चुनाव वहां पर संपन्न कराए गए, आप लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि, आप लोगों के लिए तारीफ ये बनती है यहाँ पर। लेकिन आप लोग पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे, फिर भी आप गुपकार अलायंस से काफी पीछे छूट गए। और वो गुपकार अलायंस जिसे पानी पी कर आप लोगों ने कोसा था, और ऊपर से वो तो बिना मन के साथ एन मौके पर फिर चुनाव में वो लोग उतरे। लेकिन फिर भी देखिए आप लोगों से कितने आगे जा पहुंचे। शिल्पा जी देखिए, हम अकेली पार्टी लड़ रहे थे, वो 7-7 पार्टियां जो कि एक दूसरे के विरोधी थे। अगर ये अकेले लड़ते तो शायद ये गुमनामी में होते। ये इनको खुद पता है कि अकेले अगर जो कि लंबे समय से वहां राजनीति कर रहे थे, अगर इनका जनाधार होता तो ये अकेले लड़ने की हिम्मत करते जैसे हमने किया। लेकिन इनको पता था कि इन्होंने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की हालत करके रखी थी,
जम्मू कश्मीर की जमहूरियत इनके साथ नहीं थी, इसलिए ये अपने दुश्मनी को, अपने विरोध को तोड़ते हुए ये एक साथ हुए, क्योंकि इन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत मजबूत है। और जो हमने पाया है, हम तो पहली बार वहां लड़ रहे हैं और हमारे पास हम वहां के स्थानीय नहीं थे पार्टी हमारे, लेकिन जिस 370 और 35 से हटने के बाद जब हमारी पार्टी वहां पे काम करना शुरू की, इस क्षणिक भर के काम से लोग प्रभावित हो गए, आगे नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है शबनम जी। अमित रैना जी हमारे साथ कश्मीर एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। अमित जी, अब तक फिलहाल जिस तरह की तस्वीर स्पष्ट हो पाई है उससे आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए अब तो जिस हिसाब से तस्वीर अभी तक है तो लगता है कि जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से 13 डिस्ट्रिक्ट में जो गुपकार गैंग है, गुपकार अलायंस है, उनका दबदबा रहेगा, और 5 में भारतीय जनता पार्टी को, और 2 जिसमें काफी इंडिपेंडेंट्स, जैसे श्रीनगर है जिसमें इंडिपेंडेंट तकरीबन 7 के आसपास जीते हैं, और उन 2 में देखना पड़ेगा कि किस पार्टी के पलड़े में जाता है। मगर बीजेपी को कहीं ना कहीं मंथन करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आज भी देखें वोट शेयर के हिसाब से आज भी 50% के ऊपर चल रही है जम्मू कश्मीर में, और 7 वर्सेस 1 का कॉन्टेस्ट था। मगर आपका जम्मू में वोट बैंक लूज होना एक अपने आप में चिंता के विषय है। कश्मीर में ये कहना गलत होगा कि हम स्थानीय पार्टी नहीं है, आप पिछले 50 साल से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ऐसा कहना ये भी जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की उतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी जम्मू कश्मीर वैली में, और उसको लेकर आज आपने 3 सीटें निकालकर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस बनाने का प्रयास किया है, और काफी जगह पे आप नंबर 2 भी रहे हैं। मगर जम्मू में जो लॉस हुआ है वो आपको सोचना पड़ेगा कि ये लॉस क्यों है। उसके कारण कई हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, मगर उसके मल्टीपल कारण रहे हैं जम्मू के, जो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ जम्मू। ऐसे में अमित रैना जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसके आधार पर आप अगर बता सके कि ये टक्कर कड़ी टक्कर कही जा सकती है या फिर एक तरफा ये यहाँ पर जनता का मैंडेट कहा जाए? नहीं, देखिए कड़ी टक्कर तो है। ये 7 वर्सेस 1 में आप अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। दूसरा हमको देखना पड़ेगा, ये जो 6 पार्टियों का गठबंधन है, और 7 अगर कांग्रेस भी मिल जाती है, 7 पार्टियों का जो गठबंधन है ये कितनी देर टिकेगा, क्योंकि इनमें आपस में ही आइडियोलॉजिकल विरोधाभास है। उसके बाद अभी डिलिमिटेशन के बाद असेंबली के इलेक्शन आएंगे, तो वो गठबंधन में कितनी देर टिका रहेगा ये हमें पता नहीं। जम्मू कश्मीर की राजनीति में उलट पुलट होगी जरूर, तो उस हिसाब से बिल्कुल कांटे की टक्कर रही है, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के अभी भी भारतीय जनता पार्टी है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन 7 पार्टीज ने एक साथ आकर कहीं ना कहीं बीजेपी को रोक ही दिया। इसी मकसद के साथ ये लोग साथ हुए थे। नहीं, देखिए हमें एक चीज तो माननी पड़ेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक 100 साल पुरानी पार्टी है, लार्ज कार्डर बेस है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर इतने सालों से मुख्यमंत्री देते आए हैं प्रदेश को, तो एक कार्डर बेस पार्टी है। उनका ग्रास रूट लेवल पे अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो बीजेपी का कश्मीर वैली में शायद उतना नहीं है। तो उनसे उम्मीद तो थी कि वो इलेक्शन में रिजल्ट अच्छा लाएंगे, मगर इतनी बढ़त हो जाएगी शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सोचा था कि इतना वेरिएशन आ जाएगा, क्योंकि जम्मू में जो नुकसान हुआ है उसको भरना काफी मुश्किल होगा। चलिए लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए हैं। खुर्रम साहब, आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी तो काफी हद तक खुश नजर आ रही है, अपनी पीठ थपथपाती हुई भी दिखाई दे रही है। आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कितने संतुष्ट हैं? साथ ही एक और सवाल आपसे ये कि क्या जिस गठबंधन की यहाँ पर बार बार बात हो रही है, इस गुपकार गठबंधन को आगे आप लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं? जो सवाल यहाँ पर अमित रैना साहब ने उठाया। खुर्रम साहब, सर आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ विपिन शर्मा लगातार बने हुए हैं। विपिन जी, आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस आपने देखी, गुपकार अलायंस जिस तरीके से काफी हद तक बीजेपी से आगे नजर आ रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी यहां पर कह रही है कि हमने पूरा जोर लगाया, पूरी ताकत लगाई, और अब तो बीजेपी इसे लोकतंत्र की जीत बता रही है। देखिए, जब अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए गए थे तो वहाँ पर भाजपा की बात करें, एनडीए की बात करें, तो एक ही बात बोली थी कि एक नया कश्मीर का जो हमने सपना देखा था इतने सालों से, तो वो पूरा करा है। और निश्चित बात है, देखिए
अगर आप हकीकत देखें हाँ। कि इतने सालों से जो धरती का स्वर्ग कहलाता था कश्मीर, वो क्या हालत हो रखी थी। क्या पर्यटक वहां जाया करते थे? तो उसके कश्मीर जाने के बजाय लोग मसूरी, नैनीताल, कसौली, शिमला वहां की तरफ रुख करते थे, यूरोप जाते थे, जिनके पास ज्यादा आर्थिक जो तंगी नहीं थी। तो यहां पर समझ सकते हैं कि जहां पर एक विकास होना चाहिए था कश्मीर का सही मामले में, सही मायने में, और वो ना होकर एक स्पेशल स्टेटस के नाम पर कि वहां पर क्या करा गया। और वहां के युवा जो हैं, खासतौर पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि गुमराह थे। और गुमराह क्या कारण था? मैं तो उनको भोला वाला युवा कहूंगा कि जो भोले भाले थे, जिनको गुमराह ये करा गया कि आपको अपनी फौज को बोला गया कि ये आपकी दुश्मन है, वो पत्थरबाज बन गए। तो सोचिए उन माँ बाप का क्या, हम उस तरफ हमारा ख्याल जाएगा कि उन माँ बाप का क्या हाल होगा कि जो जिनके बच्चे जब पत्थरबाज बन गए, और उसके बाद अगर देखिए आप अगर गलत काम करेंगे तो उसकी सजा भी मिलेगी। उसके बाद कौन आंसू किसके निकलते थे? तो उनके माँ बाप के निकलते थे। तो यहां पर अगर इतने सालों से एक चीज अगर मोदी सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाते हुए एक नई सुबह का आगाज करा, तो क्या इसमें गलत है? सिक्के के दूसरे पहलू भी है। देखिए अगर विपक्ष जो है या वहां की जो सरकारें हैं जो इतने सालों से रही, तो वो इसका विरोध करते थे और यहां तक बोला कि अगर हमें मदद लेनी पड़ी तो हम चीन से भी मदद लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कहां पर एक तरफ हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और हम बात करते हैं यहां पर, लेकिन भाजपा के लिए अगर आप ये आज इन डीडीसी चुनावों की बात करें, जो परिणाम आए हैं और जो अभी पूरा थोड़ी देर में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, तो यहां पर निश्चित बात है कि भाजपा के लिए बड़े संतोषजनक ये परिणाम रहेंगे, क्योंकि एक पहली बार ये डीडीसी के चुनाव हुए हैं और खासतौर पे अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जो बार बार बात कर रहे थे कि रेफरेंडम होगा, ये रेफरेंडम माना जाएगा। यानी कि बीजेपी के लिए यहाँ पर स्काई इज द लिमिट। क्या बोला आपने? स्काई इज द लिमिट, यानी कि बीजेपी को बिल्कुल निश्चित बात है। देखिए और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप गुपकार अलायंस की बात करें या बाकी सबने मिलजुल के चुनाव लड़ा, यहां पर अगर भाजपा अपने दम पे चुनाव लड़ रही है तो अपने आप वो भी दर्शाता है कि आप कि यहां पर क्या दम है। तो और धीरे धीरे देखिए ये तो आप अभी आने वाले वक्त में, और लोगों ने ये कहना कि एक रेफरेंडम हो गया तो ये नहीं, लोग तो पहले भी यहां बात करते थे कि 370 के पहले की बोलते थे पहले रेफरेंडम करा दीजिए। तो वहां पर, लेकिन यहां पर इच्छा शक्ति दिखा के आगे बढ़ेंगे उससे पहले कांग्रेस नेता की मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। एहसान उल हक जी, खुर्रम साहब आवाज मिल पा रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस के आज के इस प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे, इन आंकड़ों पर आप क्या कहेंगे, कितने संतुष्ट आप लोग, और क्या आप लोग आगे जाकर इस अलायंस को, गुपकार को ज्वाइन करने वाले हैं? ऐसा कुछ मूड बन रहा है? ये देखिए अभी तो रिजल्ट पूरी तरह से आया नहीं है और ये आला नेतृत्व को तय करना है कि किस गठबंधन में जाएंगे और नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात है ये 370 के हटने के बाद ये रेफरेंडम ही माना जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रही थी कि हम लोगों ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह से लेकर वो तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने के बाद वहां के लोगों को जिस तरीके से इन लोगों ने मानसिक तौर पर टॉर्चर करने के बाद ये चुनाव कराया, ये लोकतंत्र की एक तरह से जो लोगों ने वोटिंग परसेंटेज और वोट में जिस तरीके से लोगों ने हिस्सा लिया वो लोकतंत्र की जीत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन किसी के मौलिक अधिकार को रौंद कर इस तरीके से किसी आदमी को घर के अंदर कैद करके, ठीक है ये डेटा का सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, नहीं, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए अगर ये अकेले दम पे लड़ते, जो गुपकार अलायंस है, अगर वो पार्टियां अलग अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी अलग अलग दम पे लड़ती, तो क्या आपको लगता नहीं तस्वीर अलग होती कि तब बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होता? आप भाजपा के साथ सारा अपना गठबंधन, महागठबंधन एक हो जाता है, अपने जो इतने सालों से वैचारिक मतभेद थे उनको भुलाकर कि आप लोग सब एक हो जाते हैं, उसको आप अगर अंत में जीत बोले तो वो कहां तक जायज होगी? बाकी वो बात अलग है, सब लेंगे हम जनता के जनादेश को सर्वोपरि मानते हुए हम उसको सलाम करेंगे, नमन करेंगे। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है, देखिए हम लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम आप ये राजनीति से मतलब नहीं है, हम लोग तो विश्लेषण करने बैठे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये अकेले दम पे पार्टियां लड़ती, आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये सवाल उठता है। नहीं, मैं इस रेफरेंडम पर भी जवाब देना चाहूंगा। अगर देखिए नहीं, ये रेफरेंडम तो ये आप उत्तर प्रदेश में नोटबंदी के बाद अरे जनाब नोटबंदी के तो अलग मायने थे, के बाद आप उत्तर नकेल कसनी थी, जितनी तरह फैक्ट्रीज थी, काउंटरफेट करेंसी आती थी बाहर से,
आप ब्लैक मनी की बात करते थे, नकेल नहीं कसनी थी क्या? 2024 में कहां नकेल कसी? कितने ब्लैक मनी आपको प्राप्त सोचने का नजरिया है, सोचने का नजरिया है। आरबीआई बहुत बड़ा 21वीं सदी का बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिफॉर्म समझते हैं। नजरिया नहीं आप बोलिए। बिल्कुल देखिए कहां गया ब्लैक मनी? ब्लैक मनी कहां गया? रहना उस तौर से तो आजादी के समय सोने की चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को। $1 1 रुपए हुआ करता था। कश्मीर पर बात चल रही है सर, प्लीज प्लीज प्लीज। -25 में चला गया है। आज नौकरी चली गई है, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आज आप आज तो नतीजों की बात कर रहे हैं। ऐसे बात करने में दूर लग जाएगी। बिहार के चुनावों के परिणाम भी आए थे। चर्चा को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, आउट ऑफ ट्रैक करने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। आज ब्लैक मनी पर बात नहीं हो रही है, आज कांग्रेस की बीजेपी की गुपकार की परफॉर्मेंस पर बात हो रही है, डीडीसी चुनावों को लेकर। अमित रैना साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, रैना साहब बताएं। देखिए, एक तो इस पूरे इलेक्शन में मैं अमित रैना आपका नाम है, मेरा नाम है, मुझे बात कर लेने दीजिए। तो इस इलेक्शन में किसी कैंडिडेट ने भी 370 और 35 की बात नहीं करी। हाँ। सबने, हर कैंडिडेट ने, अगर आप देखिए, आप खुद एक नेशनल चैनल है, आपके पास बाइट्स होंगे, आपको कहीं पे भी 370 और 35 की बात नहीं मिलेगी। सबने विकास की और प्रगति की बात करी, सबने डेवलपमेंट की बात करी। जहां तक ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि रेफरेंडम की बात है, अगर ये हालांकि रेफरेंडम की बात नहीं, अगर ये रेफरेंडम की बात है तो आपकी गुप्कार गैंग और कांग्रेस हार जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो आप सातों पार्टियों का मिलाकर उससे भी अधिक है। 50% के ऊपर चल रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज। अगर इसको रेफरेंडम में हम मानते हैं तो भी 370 को कंपेयर करें, अमित रैना साहब, अगर इसको कंपेयर करें, गुप्कार की तरफ से ये बयान सामने आया था कि बीजेपी को तो यहाँ पर उम्मीदवार तक नसीब नहीं होंगे, और उसी बीजेपी की आज ये परफॉर्मेंस। नहीं, बिल्कुल बीजेपी की परफॉर्मेंस सराहनीय है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी से इनको डर नहीं होता तो ये 6 पार्टियों का गुप्कार अलायंस बनता ही नहीं। ये डर 370-35 के लिए नहीं था, ये डर अपने अस्तित्व के लिए था, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी उनके काफी सीटें, उनकी काफी कॉन्स्टिट्यूंसीज में सेम लगा सकती है। ठीक है, रैना साहब, इस पर मुझे स्थिति स्पष्ट करें, जो बार बार कहा जा रहा था कि यहाँ पर 370 के हटने के बाद, 35 के बाद यहाँ लोगों के बीच आक्रोश का माहौल है, और ऐसे में 370 हटने के बाद ये पहली बार चुनाव डीडीसी के हुए। अगर वाकई में लोग इतने आक्रोशित होते तो उसका नतीजा भी यहाँ पर दिखाई देता, बीजेपी कहीं ना कहीं शून्य पर सिमटती हुई नजर आती, लेकिन ऐसा तो कुछ होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। यानी कि कुल मिलाकर इस तरह के मुद्दों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति करने के लिए किया जाता है। नहीं, बिल्कुल राजनीति करने के लिए था। चीन का, पाकिस्तान का, तिरंगे का सिर्फ राजनीति के लिए था, एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए था, खासकर वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी जो हुर्रियत के खत्म होने के बाद महरूम, ऑर्फन हो रखी थी, अनाथ हो रखी थी, उसको एड्रेस करने के लिए था, और कहीं ना कहीं अपने आप को बीजेपी से डिस्टिंग्विश करने के लिए था। मगर अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाएं, ग्राउंड लेवल पे आज ही आप इतने कैंडिडेट जीत कर आए हैं, चाहे गुप्कार अलायंस के जीत के आए हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के आए हो, चाहे इंटरनेशनल कांग्रेस के जीत के आए हो, किसी ने भी आपसे 370 या 35 की बात करी? आज भी जो कैंडिडेट जीत के आए हैं, किसी भी पार्टी से आए हैं, उन्होंने सिर्फ विकास और डेवलपमेंट की बात करी है, क्योंकि वो जनता के पास भी उसी मुद्दे को लेकर गए थे। आप भारत के मतदाता को मूर्ख ना समझें, हम समझदार हैं, हम जानते हैं कि डीडीसी का इलेक्शन 370 और 35 का कोई कनेक्शन नहीं है। एक स्कूल, एक बिजली, एक सड़क, एक अस्पताल को लेकर जो इलेक्शन है, जो डेवलपमेंट को लेकर इलेक्शन, जो विकास को लेकर इलेक्शन है, उसमें लोगों ने भागीदारी करी और अपने हित के लिए, अपनी प्रगति के लिए, यानी कि विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर सीधे तौर पर यहाँ पर लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालते नजर आए। ऐसे में खुर्रम साहब, कांग्रेस कहाँ पीछे रह गई? कहाँ तो गुप्कार के बाद कांग्रेस को आना चाहिए था ना यहाँ पर, जिस तरीके से कांग्रेस की यहाँ पर पकड़ रही है, लेकिन अब तो बीजेपी से भी पीछे और काफी पीछे इस समय कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा नहीं था। 370 अगर 35 से नहीं था, अगर ये बात मान ली जाए, तो फिर सीधे सीधे विकास के नाम पर अगर लोगों ने वोट डाला तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेने में क्यों नाकामी हो गए? नहीं, विकास के नाम पर तो वोटिंग हुआ ही नहीं। यहाँ वोटिंग हुआ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पूरी टीम है, वहां पे हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन की बात किया, और पूरे पोलराइजेशन की बात होती रही। अगर आप पिछला वीडियो को उठा के देखिएगा, वहां के नेताओं की, शहनवाज हुसैन से लेकर अनुराग ठाकुर तक, इनके जितने
नेता थे वहां बैठकर कुंडली मारकर बैठे हुए थे और सब लोग पोलराइजेशन की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात तो कुछ हुई नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी इलेक्शन में अगर डेवलपमेंट में हिंदू ही नहीं है तो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन पार्टी से आए, आपको बताओ स्टेट के बारे में, और आप यहाँ पे वक्ता दे रहे हैं। कश्मीर में 1% हिंदू भी नहीं है। जम्मू में नहीं है, जम्मू में नहीं है, वोट मुसलमानों का जम्मू है, और आप पोलराइजेशन की बात हो रही है। जम्मू में नहीं है, की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू में नहीं है। कैसे आई है? इसका जवाब शबनम पांडे देंगी। भारतीय जनता पार्टी कैसे वोट लाई है? शबनम जी, यहाँ पर विकास के नाम पर तो वोट पड़ा ही नहीं। खुर्रम साहब कह रहे हैं यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर तो बिल्कुल पोलराइजेशन की बात हुई है। आप वीडियो उठा के देखिए, और जिस तरीके से आप जो बोल रहे हैं कि आप एक मिनट सुनिए, आप बोल रहे हैं आप भी सुन लीजिए। आप जिस तरीके से खुर्रम जी जरा आप भी शब्द एक मिनट सुन लीजिए। आपने कहा आप बहुत बोल लिया, आप भी नहीं आप सुन लीजिए। आपसे एक मेरा सवाल है कि आपने कहा लगता है संपर्क हमारा कट गया है खुर्रम साहब से। ठीक है शबनम जी, आपके पास भी मैं लौटूंगी। विपिन शर्मा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी मैं जवाब लूंगी। लेकिन विपिन जी, देखिए अक्सर हम लोग बात सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बोलते हैं कि बड़े ये पोलराइजिंग फैक्टर हैं। मैं इसके विपरीत बोलूंगा कि वो तो सबसे यूनिफाइंग फैक्टर है कि आप जितने राजनीतिक दलों की बात करें वो गठबंधन महागठबंधन का गठन हो जाता है। तो उस अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये तो बहुत बड़े यूनिफाइंग फैक्टर हुए कि इनको देखकर। और अगर आप गुपकार अलायंस की भी बात करें, चाहे जो भी नीतियां रही हो या लोगों को नहीं पसंद आई हो, जिसके कारण राजनीतिक दल आज एक मंच पे खड़े हुए हैं, जिनके इतने सालों से वैचारिक मतभेद थे, लेकिन मुद्दा यहां पर उठता है कि विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए और यही उद्देश्य रहना चाहिए। लेकिन यहां पर अमूमन देखा गया है कि जब मोदी सरकार की बात करें या उनके मंत्री जब विकास की बात करते हैं तो फिर वही वाली बात है, हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, सांप्रदायिक करने की कोशिश करते हैं। यहां पर यह समझना पड़ेगा कि कश्मीर देश का मुकुट है और यहां पर अगर एक नई सुबह का आगाज हुआ है, ये डीडीसी जो चुनाव है वो अलग बात है कि देखिए आजकल चुनाव कहां रह गए हैं। आप विधानसभा चुनावों की बात करें कि बुनियादी मुद्दे, एक दौर वो था जब सड़क बिजली पानी हुआ करते थे, लेकिन आजकल आप ऐसे हर राष्ट्रीय मुद्दे भी आप विधानसभा के चुनावों में, राज्य स्तर पे जो चुनाव होते हैं वहां पर आप उठाते हैं। तो ये तो देखिए एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन यहां पर समझना पड़ेगा कि एक आम आदमी का क्या उद्धार हुआ है इतने सालों में। और सवाल मैं खुर्रम साहब से यही पूछना चाहूंगा, असल मायने में अगर कश्मीर का किसका विकास हुआ इतने सालों से, जो आप बोलते हैं कि देखिए दुनिया को पता है कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है, लेकिन विकास की अगर हम बात पूछें, सिर्फ मेरा एक सवाल, तो विकास किसका हुआ? बिल्कुल जवाब दे सर। खुर्रम जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से काम करती है। जब पीडीपी, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूरी जिंदगी जिस भारतीय पीडीपी के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के लिए हक के लिए लड़ते रहे, उसके साथ पीडीपी के साथ उन्होंने मुफ्ती के साथ सरकार बना लिया और अपनी कंफर्टेबिलिटी जब उनकी बनी नहीं तो फिर सरकार भी गिरा लिया और 370 भी हटा दिया। 370 हटाना, 370 सवाल आपके ऊपर एक आरोप इससे पहले ये कि हिंदू मुसलमान आपने वहां पर कर दिया गया। अब जरा एक एक करके जवाब दे दीजिए क्योंकि जनता आपको देख रही है, सुन रही है। और दूसरी बात शबनम जी से और बात को इनकी सभी बातों का जवाब देना चाहती हूँ। पहली बात तो इन्होंने ये कहा, शबनम जी सुन लीजिए, बोलिए जल्दी से, सुन लीजिए। आपने कहा कि गुप्कार गैंग ने इतने सारे गठबंधन तैयार करके चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। चलिए अभी तक की बात नहीं करते, 2024 में क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लोकसभा का इलेक्शन अपने दम पर लड़ेगी क्या? आप 2024 मैं एक बात भी रोकना चाहूंगा शिल्पा जी, पहली बात खुर्रम साहब, इसको हम खुर्रम साहब बड़ी एक विनम्र विनती है आपसे। गठबंधन नहीं खुर्रम साहब एक मिनट, दूसरा गठबंधन बनाए तो आपके पेट में दर्द हो जाता है और आप गठबंधन बनाइए कहां ले गए खिलाफ, उसके साथ गठबंधन बनाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दूसरा कोई गठबंधन बना लेता है तो आपको दिक्कत होती है।
खुर्रम साहब एक चीज ठीक करना चाहूंगा। खुर्रम साहब अगर आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी, हम लोग कृपा करके गुपकार गैंग ना बोले, हाथ जोड़ के मैं विनती करूंगा। गुपकार अलायंस है। देखिए ये जितने भी वरिष्ठ नेता इसमें हैं, मेरा सम्मान पूर्वक बोलना पड़ेगा। गुपकार अलायंस है ये। नहीं बिल्कुल बिल्कुल देखिए अब मैं खुर्रम जी की सभी बातों का जवाब देना चाहती हूँ। पहली बात, उन्होंने कहा ये रेफरेंडम की तरह माने, तो 50% से ज्यादा वोट जिस सिंगल पार्टी को मिलता है, तो कहीं ना कहीं अगर उनके अनुसार, मैं तो इस चुनाव को कहती हूँ कि ये तो लोकल नल नाली सड़क बिजली शिक्षा इसके लिए है, लेकिन अगर ये रेफरेंडम मानते हैं तो इनको मान लेना पड़ेगा कि जिस सिंगल पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला है रेफरेंडम में, उसका निर्णय हो गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा विकास की नहीं। आप चले जाइए कश्मीर घाटी में 1% से भी कम मिलेंगे आपको हिंदू, तो हिंदू मुसलमान कहाँ रहा। देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार भारत की जनता को मिसलीड करती है। लेकिन एक और आरोप जो विपक्ष की तरफ से आप पर लग रहे हैं, बीजेपी पर लग रहे हैं शबनम जी, वो ये सुनिए कि कहीं ना कहीं फेयर प्ले यहाँ पर नहीं करवाया गया। मैं बात कर लूं पीडीपी के वाहिद पर्रा की, जिन्होंने जिस दिन पर्चा भरा अगले ही दिन एनआईए उनके घर पहुंचती है, उन्हें उठा लेती है और आज की तारीख में वो जेल के अंदर है। एनआईए उनके ऊपर मामले में जांच पड़ताल कर रही है। उनके ऊपर आरोप है कि आतंकवादियों के साथ उनके संबंध है। मैं बात कर लूं कांग्रेस के ताज मोइनुद्दीन की, तो रोशनी स्कैम में सीबीआई ने उन्हें पकड़ा, उनका भी काम तमाम कर दिया। मैं बात कर लूं महबूबा मुफ्ती की उस बयान की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि फर्स्ट फेज के वोटिंग डे के पहले दिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया, उनके बहुत सारे नेताओं को समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया, उन्हें नजरबंद कर दिया गया। ऐसे में आप लोगों के फेयर प्ले के ऊपर भी यहां पर सवाल खड़े हो रही है, आरोप सामने आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, इस पर जवाब दें। दबाव बनाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से। देखिए शिल्पा जी, अगर कोई चोरी बेईमानी डकैती घोटाले कुछ भी भ्रष्टाचार करता है तो उस पे कार्रवाई होगी एजेंसियों से, ये चुनाव के पहले हो, बाद हो, बीच में हो। लेकिन क्या ये इत्तेफाक है कि जिस दिन पर्चा भरा अगले ही दिन उठवा लिया गया? भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती जी कह रही हैं, ये तो शुरू से ये बयान देती रही कि ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं होगा। अब अगर उन्हें ज्यादा सीट आ गई तो अब ये क्या कहेंगी मुझे देखिए, ये तो समा बांधते हैं ये लोग। विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जीत से, उनके वर्चस्व से, उनका जो जादू सर चढ़ के जनता पे बोल रहा है, इससे इतने हताशा में है कि ये समा बांधते हैं चुनाव से पहले। अगर देखा जाए तो भारत के किसी कोने में होता है तो ईवीएम की खामियां तमाम राग अलापने लगते हैं। जीत जाते हैं तो चुप होकर बैठ जाते हैं, हार जाते हैं तो वो आलाप थोड़े दिन और करते हैं। आपने ईवीएम का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है। सवाल यहाँ पर विपिन शर्मा जी से मैं इसी के मद्देनजर करना चाहूंगी। विपिन जी, बैलेट पेपर से चुनाव इस बार लड़ा गया, ईवीएम पर ठीकरा नहीं फूड़ा, मतलब कि कहीं ना कहीं गनीमत रही, क्योंकि अगर ईवीएम से हो जाता तो शायद एक बार फिर से वही राग अलापा जाता, भाई ईवीएम को हैक कर लिया गया, उसमें कोई खराबी कर दी गई, उसे हाईजैक कर लिया गया। लेकिन कम से कम यहाँ पर जो भी आंकड़े हैं उन पर इजीली विश्वास किया जा सकता है और सारी पार्टियां कर भी रही है। ईवीएम का राग इस बार कोई नहीं अलाप रहा क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुए। देखिए कुछ साल पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हुए थे और वो चुनाव कांग्रेस जीत जाती है, तो वहां पर ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा गया। तो यहां पर समझना पड़ेगा, देखिए कि चुनाव, आप एक तरफ जब बात बोलते हैं, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, कि जब आप एक तरफ बोलते हैं कि जनता के जनादेश को हम सर्वोपरि मानेंगे, सर माथे लेंगे, तो देखिए उस पर अमल करना पड़ेगा कि जनता ने अगर जनादेश दिया है तो उसको आप स्वीकार करिए। और यहां पर आप, क्योंकि आपने बात करी कि चुनावों के परिणामों की बात करी, तो उसी तरह से आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की सरकार है, वो अलग बात है, वहां पर भी विचारों की, जो इतने सालों से शिवसेना की, एनसीपी की, कांग्रेस के आपस के वैचारिक मतभेद थे, उसको बुला के गठबंधन हुआ। लेकिन वहां पर भी अगर आप सही मामले में देखें कि भाजपा के ज्यादा उन्होंने सीटें निकाली थी वहां पर चुनाव में, तो लेकिन यहां पर समझना पड़ेगा, अगर ये एक नया ट्रेंड भी बन गया है कि गठबंधन का, और पूर्व प्रधानमंत्री ने भी एक टिप्पणी करी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उन्होंने बोला था कि कंपल्शन ऑफ कोएलिशन, तो यहां पर ये समझना पड़ेगा कि अब अगर ये ट्रेंड भी बन गया है, अंत में उद्देश्य होना चाहिए विकास। और क्योंकि लोगों की भी अपेक्षा होती है, अगर आप आम आदमी के दृष्टिकोण से देखेंगे, उनको क्या, अगर उन्होंने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व जिनको चुनाव कहते हैं उनमें अपनी हिस्सेदारी निभाई और अपनी एक उनका जो दायित्व बनता था उन्होंने उसको निभाया पूरे जिम्मेदारी से, तो अब एक बारी है नेताओं की कि जिन पे उन्होंने भरोसा जताया कि अब वो आके
उनके विकास के कार्य भी पूरे करें और जो सपने हैं, जो अधूरे काम रह गए इतने सालों से। कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट हैं, आपने जाहिर तौर पर धरातल पर वहां की जो हकीकत है वो आप उससे रूबरू हैं। ऐसे में आप जरा ये बताएं कि विकास 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 की बात तो हर कोई दल करता नजर आता है, लेकिन असल में वहां पर कश्मीर में लोगों के बीच जाकर विकास के काम को वास्तविकता में किसने अंजाम दिया, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए किसी ने नहीं दिया और यही कारण है, मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जम्मू रीजन में खराब उतना अगर अच्छा किसी ने प्रदर्शन नहीं ना दिया होने तो के फिर ये कारण क्यों कहा जा रहा है कि विकास के नाम पर इस बार ये चुनाव लड़ा गया? नहीं, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी का जो जम्मू रीजन में प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, वो इसी कारण नहीं रहा है। हुआ क्या है कि पिछले 15 महीने में आपने सरकार पूरी ब्यूरोक्रेसी को दे रखी है। ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक का इंटरेक्शन है नहीं, कहीं डेवलपमेंट, पब्लिक की बात सुनी नहीं जा रही। ब्यूरोक्रेट अपने एरोगेंस में पब्लिक को नकारते हैं, बात सुनते नहीं है, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। अगर हो रहा है तो करप्शन इन्वॉल्व है उसमें। आपने इतना फ्रीडम दे रखा है ब्यूरोक्रेसी की कि आम इंसान आज परेशान है, क्योंकि जो एक पॉलिटिकल इंटरफेस होता है आम आदमी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, जो अर्बन बॉडीज के मेंबर्स होते हैं, यानी जो कि आपके अमित पॉलिटिकल रैना साहब, ये रिप्रेजेंटेटिव होते माना हैं। जाए कि भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक इस फैक्ट की वजह से नुकसान उठाना पड़ा होगा। बिल्कुल इसी कारण नुकसान उठाना पड़ा है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए, वो खुद नाराज हैं इस पूरे सिस्टम से, जहां ब्यूरोक्रेट्स उनकी बात नहीं सुनते, जहां लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र ने भेजा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी जिन पे आज काफी सवाल उठ रहे हैं, ठीक वो है, केंद्र इसका ने जवाब भेजा हुआ है। शबनम तो जी कहीं ना देंगी, कहीं इसका जवाब शबनम जी देंगी। शबनम जी बताएं, आप लोगों ने ऐसा वहां पर क्यों किया और काफी हद तक इसको एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। 370 को हटाने के बाद 35A के बाद काफी हद तक जिस तरीके से आप लोग कह रहे थे कि अब यहाँ की आवाम को एक नई फिजा, नई आजादी मिलने जा रही है, लेकिन उस हिसाब से तो फिर आप लोगों को जबरदस्त प्रचंड बहुमत यहाँ पर मिलता हुआ नजर आना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर जाहिर तौर पर जो अमित रैना साहब ने भी ये फैक्ट उठाया है, ये बहुत बड़ा कारण, आप लोग पीछे रह गए। देखिए शिल्पा जी, अभी तो इसकी समीक्षा होगी कि वजह क्या है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि क्या वजह हो सकती है। ये समीक्षा होगी, लेकिन ये बात तो आप मानेंगी, ये बात तो आप मानेंगी कि 15 महीनों से भारतीय जनता पार्टी ने बार बार इस के बात हाथों को में कमान है, तो जाहिर तौर पर जनता का कहीं ना कहीं कटाव हो जाता है। देखिए जनता ने तो हम पे भरोसा किया। अगर 50% से, देखिए हम बहुत सी सीटें 3 वोट से, 23 वोट से ऐसे हारे। जनता ने तो हम पे भरोसा किया है। देखिए वोट परसेंटेज देख के ऐसा पूरी तरीके से कहा जाएगा कि जनता ने पूरा भरोसा किया। और आगे हम जो ये चुनाव भी हमने कराया, चाहे ग्राम पंचायत का कराया, ब्लॉक पंचायत का या जिला पंचायत का हम करा रहे हैं, तो ये जो हमने चुनाव कराया है, इसका कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि एक विकास की जो रफ्तार पकड़ेगी जम्मू कश्मीर में, वो जनता जिससे आज तक अछूती थी, जनता ने हम ही पे भरोसा किया। आप जाके देखिए जम्मू कश्मीर की हालत क्या है। इतने लंबे समय से वहां कोई विकास नहीं है। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जनता करा रही है और जनता को, लेकिन आपसे ज्यादा तो भरोसा यहाँ पर गुप्कार पर लग रहा है जनता ने हमें 50। शबनम जी देखिए आपको आपसे ज्यादा भरोसा तो गुप्कार विरोधी गुट एक साथ, पिछले 15 जिन्हें आप कहीं ना कहीं तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिन्हें एंटी नेशनल कहती नजर आती थी, आज उसी ग्रुप के साथ यहाँ पर विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, डीडीसी के नाम पर लोग उनके साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए नहीं, अगर गुप्तार ग्रुप की एक भी पार्टी ने हमारे बराबरी का भी वोट पाया होता, आधा भी वोट पाया होता, तो मानते। मिलकर ये विरोधी पार्टियां एक साथ अगर ये वोट पाती हैं, तो इसमें ये मानना गलत होगा कि इन्होंने अपनी जगह बनाई है। इसका जवाब विपिन शर्मा देंगे। इन्होंने बनाई है, अगर मिलकर सब बनाते, अगर इन्होंने मिलकर एक साथ इतने वोट पाए हैं, तो आप देखिए सिंगल पार्टी पे इतना बड़ा भरोसा करना, और ये साफ तौर पे दिखा रहा है जनता की। और जो मतलब आपको लग रहा है कि उनमें वैसे दम नहीं था, वो तो 7 पार्टियां एक साथ आ गई, हमारी बैकिंग से जीतने वाले वाले ज्यादातर वजह से वो यहाँ तक पहुंच पाई है। ठीक है विपिन शर्मा जी, मैं देखिए बोलना चाहूंगा कि जो अभी निकाय चुनाव हुए थे नहीं, हैदराबाद, अमित जी आपके पास भी आऊंगी। विपिन शर्मा को एक बार कंप्लीट करने दीजिए। जो हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो वहां पर भी जो परिणाम आए
वो बड़े संतोषजनक थे भाजपा के दृष्टिकोण से देखें। फिर उस तरह से बिहार के परिणाम आप ले लीजिए, तो यहां पर ये समझना पड़ेगा कि अगर देखिए कि दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। अगर आप एक जगह चुनाव जीत रहे हैं तो यहां पर ये समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ अच्छी बात थी कि आप जनता ने आप पे भरोसा जताया, उसको आप नकार नहीं सकते, उसको सरे से खारिज नहीं कर सकते। तो यहां पर भी जो रेफरेंडम की बात करते हैं, मैं उसको रेफरेंडम नहीं समझूंगा पहली बात तो, क्योंकि यहां पर वही यहां पर मैं इत्तेफाक रखूंगा अभी शबनम जी ने जो बात बोली कि यहां पर अगर आप परिणाम अगर उनका इंडिपेंडेंट तरीके से परिणाम देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीडीपी का, तो वहां पर बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि वहां पर क्या कांटे की टक्कर थी या ज्यादा भाजपा भारी पड़ी। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि ये इससे आप किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन मुद्दा यह होना चाहिए कि कुछ मामले, ये बड़ी अहम बात है कि जो राष्ट्रहित के होते हैं वहां पर एक स्वर में स्वर मिलाना पड़ेगा। और अब वो समय नहीं, 21वीं सदी है, यहां पर हम के हिंदू मुस्लिम के चश्मे से हर चीज को देखें। पूरा जो मामला था 370 पर जो विपिन शर्मा बहस हम लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, कर रहे थे, अब वो पुराने जमाने की बात हो गई है। मैं बस बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं, मैं बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं। देखिए कि आपने अगर इच्छा शक्ति दिखा के जो इतने साल पहले नहीं कोई कर सका, भैया आप देखिए कुछ कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि क्या मोदी सरकार को ऐसी आन पड़ी कि जो उन्होंने 370 अनुच्छेद और 35 से हटाया, कि जब उन्होंने देखा वहां पर रेफरेंडम की बात तो बात की है, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि लोग जो है सही मामले में वहां का युवा भी गुमराह हो रखा है। और आज भी अगर ज्यादा दूर नहीं जाते, आज भी अगर जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एएमयू के छात्रों के साथ, उनके एलुमनाई के साथ प्रधानमंत्री ने खुद उनके साथ वार्ता करी, संबोधन करा, तो ये एक बिल्कुल दर्शाता है कि क्या एक मंशा क्या है सरकार की। और यहां पर निश्चित बात है उन्होंने तारीफ करी। देखिए हम लोग हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों हर चीज को देखें, हम लोग ऊपर क्यों नहीं उठते कि अब ये 21वीं सदी है और यहां पर हम लोग चाहते हैं कि देश हमारा विकासशील बने। और जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने खुद अपना एक सपना साझा करा था कि आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, तो उसमें तो सबका दायित्व बनता है। और अभिशाप में भी वरदान होता है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अभिशाप में भी वरदान होता है। इस कोरोना काल में जब हमने जी के देख लिया और वैश्विक महामारी का दौर है, यहां पर भी एक हमारे पास सुनहरा अवसर है कि हम उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, $1 1 रुपए हुआ करता था। नजर नहीं आते हैं। अमित रैना जी कुछ कहना चाह रहे थे, अमित जी बताएं। नहीं, मैं ये कह रहा था, देखिए ये तो पहले निकाल देना चाहिए हमको कि ये इलेक्शन रेफरेंडम थे, किसी भी तरीके से रेफरेंडम नहीं थे। ना कैंडिडेट्स ने इसको रेफरेंडम माना, ना हमने रेफरेंडम माना। बात जहां तक आती है कि हमारा पोजीशन बहुत अच्छा रहा है, नहीं रहा है, क्योंकि जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट में आज आप तकरीबन, अभी तक जो रुझान है उस हिसाब से आप तकरीबन सिर्फ 5 में ही अपनी चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। आप 5 में ही जीत रहे हैं। और ये आप देखिए, आप 2015 के इलेक्शन देखिए, आप 27 में से 25 सीटें जीत कर आए थे। और 2019 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन है उसमें आपने क्लीन स्वीप किया था, जम्मू में भी और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी। तो पूरे जम्मू रीजन में आपका क्लीन स्वीप था और लद्दाख में क्लीन स्वीप था। उसके बाद अगर आप आधे पे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये मंथन करना पड़ेगा ये क्यों है। और ये मंथन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यानी कि बीजेपी व्यर्थ में इतनी खुश हो रही है, पुरानी परफॉर्मेंस शायद वो भूल गई है या फिर शायद उसे इग्नोर करना चाहती है, उसे दिखाना ही नहीं चाहती जनता के सामने। देखिए आप, ठीक है, आपके पास वोट परसेंटेज हायर है, उसका कारण ये भी है कि जम्मू में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा पड़ी है कश्मीर रीजन को लेकर, तो उसमें आपके पास वोटिंग परसेंटेज हायर है। मगर इलेक्टोरल जो हमारा डेमोक्रेसी है उसमें अनफॉर्चुनेटली नंबर ऑफ वोट्स मायने नहीं रखते हैं। आपके पास क्या वो नंबर है सरकार बनाने के लिए, वो आज आप गवा चुके हैं अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में अपने चेयरमैन लाने के लिए। तो वो आपको कहीं ना कहीं मंथन करना पड़ेगा। और ये बात खुली है, ये कोई जम्मू कश्मीर के हर निवासी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर नुकसान हुआ है जम्मू में तो क्यों हुआ है। अगर आपने अभी तक इस पर मंथन नहीं किया है तो शायद अब कर लीजिए, आप शायद रिजल्ट्स के बाद जरूरत पड़ जा सकती है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। देखिए बिल्कुल रैना साहब ने जो बात बोली वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। तो यहां पर देखिए चुनावों के परिणाम जब आते हैं, नतीजे जब आते हैं, तो आत्ममंथन सबके लिए ये लागू होता है, आत्ममंथन सबको करना पड़ेगा। यहां पर मैं आप ही की बात को जोड़ते हुए रैना साहब एक बात बोलना चाहूंगा, तो उस मायने से तो कांग्रेस को और ज्यादा आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आप एक स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस का। अगर आप बात करें, यही सवाल दिल्ली राजधानी जो है वहां पर कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। शीला दीक्षित की जब सरकार होती थी, विकास के कार्यों का श्रेय असल मायने में शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। लेकिन आज ये आलम है कि यहाँ पर वो 2 बारी विधानसभा के चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। गिरते रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस लिहाज से तो कहा जा सकता है कि वो हर जगह पर, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो बंगाल में हो, पूरे दमखम के साथ नजर आ रही है। और काफी हद तक उसका असर फिर धरातल पर पड़ते हुए, जनता पर पड़ते हुए नतीजों में भी दिखाई देता है। लेकिन कांग्रेस तो हर जगह से नदारद है।
नहीं, अभी खबर आई है जो खुर्रम जी, साहब है जम्मू शिल्पा कश्मीर जी, प्रदेश देखिए। कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके बेटे नसीर ये इलेक्शन हार देखिए गए। बोलिए बोलिए। देखिए एक चीज सही बात है कि कांग्रेस पिछड़ रही है और कांग्रेस के लिए ये आत्ममंथन का वक्त है, इसमें कब कहीं तक इस चलेगा बात से लेकिन इनकार नहीं किया आत्ममंथन जा सर? सकता। हम और कब से कांग्रेस सुनते को आ रहे जमीन हैं कि पर- आत्ममंथन किया जा रहा है, हार के बाद आत्ममंथन होता है, लेकिन नहीं, जल्दी- नतीजा कुछ निकलता देखिए, नहीं है। आप- मीटिंग्स पर मीटिंग्स होती है। अभी हाल ही में देखा हमने किस तरीके से देखिए, जो एक बगावती चीज- नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद अब सोनिया गांधी ने मीटिंग भी ली, लेकिन उसके बाद भी क्या निकला? कुछ नहीं निकला। देखिए सब लोगों की राय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ले रही हैं और पार्टी को सुचारू रूप से किस तरीके से चलाया जाए और पार्टी को जमीन पर कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए भी सारे बड़े लीडरों से ओपिनियन लिए जा रहे हैं और उस पर जल्द ही काम आपको वर्क देखेगा और जल्द ही हम लोग जमीन पर काम करेंगे, इससे इनकार नहीं है। आप क्योंकि लोग अपनी कांग्रेस पार्टी अंदरूनी एक लड़ाई ऐसी से पार्टी है फ्री जो होंगे, सबसे वहां पुरानी से आप पार्टी। लोगों का ध्यान हटेगा, तब शायद आप चुनावी लड़ाई की तरफ ध्यान दे पाएंगे, ऐसा माना जाए? देखिए एक चीज जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में सब लोगों को आपस में गुटबाजी नहीं है। आपस में अगर किसी को कोई दिक्कत लगती है तो उन्होंने कम से कम सोनिया गांधी को खत लिखकर ये बात से अगर नहीं, लोग आप मानिए नहीं मानिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तरह डिक्टेटरशिप वाली पार्टी नहीं है। अमित शाह और मोदी जी फैसला कर दिए, वो पार्टी जो कह दिए वो देखिए शिल्पा जी, बिल्कुल इलेक्शन नहीं करवा पा रहे। देखिए अभी कुछ दिन अभी जो राहुल गांधी नहीं है जी नहीं, देखिए आप राहुल लोग गांधी कांग्रेस पार्टी के तमाम ठीक है समझ में आ हर रहा है। स्टेट के ऐसे में कांग्रेस की स्थिति ऐसी क्यों होती जा रही है, ये लीडरों ने समझ में आ रहा है। सोनिया गांधी जी लेकिन को फिलहाल अमित रैना जी, सोनिया गांधी जी को अमित रैना जी, यहाँ पर घाटी के शिल्पा लिए, जी, जम्मू के लोगों शिल्पा के लिए, जी, कश्मीर के कांग्रेस लोगों पार्टी के लिए जो अपने एक अंतर अच्छी कलह से नहीं निकल दिशा, पा रही, एक अच्छी पहल कि यहाँ पर लोग पुराने तमाम रागों से, आलापों से बाहर निकलते हुए एक नई फिजा की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। एक नया कॉन्फिडेंस उन लोगों में नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार हुर्रियत नेताओं की तरफ से भी और इसके अलावा आतंकवादियों की तरफ से भी कहीं ना कहीं डराने की, धमकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी जब अंत भला तो सब भला वाली स्थिति है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं सवेरे भी कहा था और मैं कई चैनलों में आज कहा कि मैंने कहा कि ये जीत किसी पार्टी की नहीं है। आज जो जीता है जम्मू कश्मीर में, वो जम्मू कश्मीर की जनता जीती है। इतने दबाव के बावजूद, इतने मसलों के बावजूद, इतने पाकिस्तान की आज गोलाबारी चल रही है, इतने कैंडिडेट्सों पे जानलेवा हमला होने के बावजूद, इतना डर और खौफ फैलाने के बावजूद अगर वो वोट निकले हैं, इतनी भारी संख्या में वोट डले हैं और आज उसके नतीजे आ रहे हैं, तो ये जीत उन लोगों की है जिन्होंने प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विश्वास अपना कायम रखा है और अपना भाग्य, अपनी तरक्की अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। वो दिन चले गए जब कश्मीर में 2%, 1%, 3% वोटिंग होती थी। बिल्कुल ऐसे में अमित रैना साहब, वाल्मीकि समाज के लोगों को वोटिंग राइट्स दिया जाना भारतीय जनता पार्टी के कितने फेवर में गए होंगे, इस पर क्या मानना है आपका, क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं या वाल्मीकि समाज के लोग हैं या गोरखा लोग हैं, बिल्कुल उनके हक में गया होगा। देखिए, 370 का हटना तो एक ऐतिहासिक कदम था। उसको लेकर अगर जम्मू कश्मीर में लोग कुछ भी कहें, कश्मीर में लोग नाराज हैं, लोग शायद नाराज ही रहे हो, मगर उन्होंने वो नाराजगी इसलिए साइड पे रखी क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं अब डेवलपमेंट होगा, कहीं ना कहीं अब विकास होगा। शायद उस विकास की धीमी गति को देखकर भाजपा को आज नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसमें कारण कहीं है, उसमें ब्यूरोक्रेसी का कारण है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप आज भी आपका वही है जो जिहाद बन पाता है, जो जिहाद के सपोर्ट में है। इसलिए बीजेपी के फेवर में एक तरफा नहीं गया, बल्कि मिली जुली लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई वोटिंग के रूप में। चलिए ठीक है, आप, मेरे पास समय की कमी है, सभी लोगों से एक एक करके मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। फिलहाल खुर्रम साहब, आपसे जानना चाहूंगी, अभी फिलहाल आगे का कांग्रेस का किस तरह का पूरा प्लान है? क्या कुछ स्ट्रेटेजी आपकी लोगों के बीच जाने को लेकर, वहां पर सूबे में लोगों की भलाई के लिए, वहां में डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आप लोगों के योगदान को लेकर, और आज के नतीजों से आप लोग इस लड़ाई को आगे कहां जाते हुए देख रहे हैं? खुर्रम जी। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी एक डेलीगेशन लेकर गए भी थे, वहां के लोगों से मिलकर बात करते थे, लेकिन उनको एयरपोर्ट से
बैरन लौटा दिया गया था। आज भी कांग्रेस पार्टी सर, चाहती उसको है कि लोगों 15 महीने हो गए, उसके बाद चले जाते, समझ में जाते, इलेक्शन के जब बिगिनिंग में चले जाते। भाई साहब, जब दिक्कत हो, जब आदमी को भूख लगे तब खाना दीजिए। भूख खत्म हो जाए तो खाना देने की जरूरत नहीं है। जब जो कोई तकलीफ में हो, जो कोई तकलीफ में, देखिए जम्मू, बिल्कुल नहीं, जब जम्मू कश्मीर के लोग तकलीफ में थे तो हमारा दायित्व और मेरी जिम्मेदारी बनती है, और कांग्रेस पार्टी इस जिम्मेदारी को निभाने वहां जा रही थी कि वहाँ के लोगों के दर्द को, तकलीफ को 15 साझा महीने तक कर आप किस सके। इंतजार में बैठे रहे? आपको लगा कि जम्मू कश्मीर की जनता अब बिल्कुल ऐशो आराम में है, कोई वहां पर समस्या नहीं है, कोई वहां पर डर और खौफ का माहौल नहीं है, उसके बाद आप लोगों ने कोशिश क्यों नहीं की? ये भी तो फिर सवाल खड़ा होगा ना आपके ऊपर। कब जाने दिया गया? एक नहीं, कई बार ट्राई किया गया। चलिए ठीक है। अमित रैना जी, आपका फाइनल कमेंट है। इन चुनावी नतीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं? इसके क्या मतलब निकाले जा रहे हैं, क्या मायने आपके? देखिए, अभी कांग्रेस मंथन करेगा, और अंग्रेजी में कहावत है टू एक्सट्रैक्ट द पाउंड ऑफ फ्लैश, क्योंकि कई जगहों पर गुपकार अलायंस को शायद पूर्ण बहुमत नाम मिले चेयरमैन इलेक्ट करने के लिए, तो कांग्रेस उनमें भागीदार बनेगा, और मंथन यही होगा कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट द पाउंड ऑफ फ्लैश। मगर कांग्रेस समस्या बिल्कुल यही कि कांग्रेस में आज भूख नहीं है, कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है। 15 महीने से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस यहाँ पर भुगतती हुई नजर आ रही है। विपिन शर्मा, आपका फाइनल कमेंट। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आगामी भविष्य की जो तस्वीर है वो किस हद तक बदलेगी इन चुनावी नतीजों के बाद? देखिए, जो डीडीसी के चुनाव हुए हैं बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जो हुए हैं, निश्चित बात है नई सुबह का आगाज हुआ है, और अब अपेक्षा है, क्योंकि क्या एक संकल्प लिया गया था, नया कश्मीर बनाएंगे, और ये निश्चित बात है अब उसकी तरफ रुख कर लिया है, और यहां पर सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, अपना योगदान देना पड़ेगा, और अब यही संकल्प होना चाहिए, यही उद्देश्य होना चाहिए, यही मकसद होना चाहिए कि हम मिलजुल के कश्मीर को एक अलग मुकाम पे लेके जाएं, क्योंकि बहुत इंतजार हो गया। ठीक है, बहुत इंतजार हो गया। शबनम पांडे, आपका फाइनल कमेंट। सेकंड नंबर की बाजी आप इस बार रही हैं, कमी पेशी रह गई होंगी, जाहिर सी बात है आप लोग आत्ममंथन अवश्य करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे अब विकास के नाम पर, आप जो विकास का परचम हर जगह लहराते नजर आते हैं, उसके नाम पर अब आप आगे किस प्लान के साथ जाना चाहेंगे? देखिए शिल्पा जी, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मकसद था कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का, और वो काम करके दिखा दिया, लोकतंत्र का विजय करके दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज जो लोग 370 या 35A के खिलाफत करते थे, उनका भी मुंह बंद करा दिया, और हम उन जमहूरियत के साथ हैं जो आज विकास की राह देख रहे थे, और हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। वो आतंक के साए में हर दिन बिताते थे। कहीं ना कहीं अगर हमें 50% का वोट दिया है, तो उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि हमने जिस आतंक के साए से निकालने का काम किया और लोकतंत्र की मजबूत डोर वहां पे स्थापित करने का काम किया है, इस पर हम लगातार विकास करते रहेंगे और कश्मीर को फिर से धरती का जन्नत बनाकर रहेंगे। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी कि कब तक ये हो पाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजनीति के इस अखाड़े में हार जीत चाहे किसी की भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीते चाहे हारे, लेकिन असल जीत लोकतंत्र की होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी बदलती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविकता में वहां पर सूबे में फिजा बदलनी चाहिए। इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहें जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।